तो आज के टॉपिक में क्या है हमारे पास, वेव ऑप्टिक्स के अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो भी अभी तक पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं। किसका है इंतजार, किसी का नहीं। सबसे पहला कह रहा है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट डू यू मीन बाय डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? ऐसे समझिए, प्रैक्टिकली आप लोग डिफ्रैक्शन रोज का देखने का काम है। यहां देखिए, जैसे ये खिड़की है, यदि लाइट रे सीधी चलती है, पता है यदि चलता तो ये सीधा सीधी चलता, लेकिन जो ही आप देखो खिड़की से बाहर जब लाइट रे आती है, थोड़ा सा इस साइड ही फैल जाती है, थोड़ा सा इसका मतलब इतने एरिया को ये कवर कर लेता है। तो डिफ्रैक्शन सीधा सीधी बात है, यदि कहीं पे कोई रुकावट आ जाए, यदि दीवार में या छेद आ जाए, तो उससे जब लाइट रे किसी वहां से निकलेगी तो क्या करेगा, कॉर्नर पे वो बेंड कर जाती है। क्या होती है, लाइट रे बेंड कर जाती है। तो उसी को बेंडिंग को ही क्या बोला जाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, जैसे यहां बात किया जाए, ये एक ऑब्स्टिकल है, रुकावट है, लाइट रे आई तो, लेकिन कॉर्नर पे जाके ये क्या गई, थोड़ी सी बेंड कर गई, कॉर्नर पे गई थोड़ी सी बेंड करी, जिसके वजह से क्या, ये सीधी चलनी थी तो ये सीधी ऐसी आती, ठीक है, इस वाले एरिया को लाइट देता, यहां सीधा चलता, इस वाले एरिया को लाइट देता, लेकिन चूंकि डिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, ये भी एरिया थोड़ा सा लाइट लाइट हो जाता है, अंधेरा तो नहीं होता है ब्लैक, यहां भी थोड़ा सा लाइट रहता है। यदि हम बात करें, ये होल है, इसके अंदर लाइट रे आई, इसको जाना था सीधे, ऐसे सीधे जाता सीधे जाता सीधे जाता, लेकिन चूंकि जो ही कॉर्नर पे पहुंचेगी तो क्या कि थोड़ा सा इस साइड ये टर्न हो गया, बैंड हो गया, जिसके वजह से ये पूरा एरिया भी जो अंधेरे में रहना चाहिए था, क्योंकि लाइट रे सीधी चलती है, लेकिन उस पे भी क्या आ गया, हमको थोड़ी सी रोशनी मिल गई, इस वाले एरिया पे भी थोड़ी सी रोशनी हमें मिल गई, लाइट मिल गया। क्यों हुई, क्योंकि लाइट रे जो ही कॉर्नर पे आई तो क्या हुई, वो थोड़ी सी बैंड हो गई। सेम कहानी साउंड के साथ भी होता है। यहाँ स्पीकर यदि बज रहा है, ये छोटा सा जगह है, जो बंदे इसके सामने वो तो सुनेंगे ही इसकी कहानी को, लेकिन जो किनारे में है वो भी सुनेंगे, थोड़ा कम सुने लेकिन सुनेंगे जरूर। ओके, तो ये जो बेंडिंग हो गई लाइट रे साउंड वेव की, ये भी क्या कहलाता है, हमारा डिफ्रैक्शन। तो ये दोनों टाइप में होता है, साउंड में भी होता है और लाइट में भी होता है। तो समझते हैं डिफ्रैक्शन, द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल और एपर्चर। एपर्चर मतलब ये खाली जगह हो गया, ऑब्स्टेकल ये हो गया। क्या होता है, लाइट रे की बेंडिंग, कब, कॉर्नर पे, किसी भी ऑब्स्टेकल के लिए या एपर्चर के लिए, इसी को क्या कहता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सारे टाइप के लाइट्स में पॉसिबल है, मतलब सारे टाइप वेव्स में डिफ्रैक्शन इज पॉसिबल इन ऑल टाइप्स ऑफ वेव, मींस इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल बोले तो साउंड वेव हमारा मैकेनिकल वेव होता है, तो ज्यादा जोर से स्पीकर बजा दो तो कान के चर्दा फट जाता है, तो वो हमारा क्या है, मैकेनिकल वेव है। और लाइट वेव हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पढ़ चुके हैं। अब जिसका वेवलेंथ ग्रेटर होगा उसका डिग्री ऑफ डिफ्रैक्शन भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो इन सब पॉइंट्स को याद रखेंगे। ओके, यदि पूछा जाता है, क्योंकि 2020 और 22 में तो पूछ लिया, तो इसमें पूछ दे बाई चांस, यहां नहीं पूछेगा तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव में, एक्सपेक्टेड है, आपका जो मॉडल पेपर है उसके अंदर आपको इससे ऑब्जेक्टिव एक पूछा गया है, मतलब 2 नंबर का आपने बनाया, तो ऑब्जेक्टिव तो कम से कम बना, तो इसलिए हर एक को ध्यान से समझ के, वहां शायद पूछे हुए है बेंडिंग के बारे में कुछ, कि बेंडिंग ऑफ लाइट इज द फेनोमेना, कौन सा फेनोमेना है बेंडिंग ऑफ लाइट का, ठीक है। तो इसको लिखेंगे फटाक से। नेक्स्ट है राइट द डिफिनीशन ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है, शायद ऑब्जेक्टिव में भी था। मान लीजिए ठहरा हुआ पानी है, इस पे जो ही हमने कंकर मारा तो क्या करेगा, वहां के पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। तो ऐसा सरफेस जिसके सारे पार्टिकल्स, ठीक है, सेम फेज डिफरेंस पे हो, तो उस सरफेस को क्या बोला जाता है, उसका वेव फ्रंट। तो कह सकते हैं व्हेन वेव इमर्ज फ्रॉम द लाइट सोर्स लोकेटेड इन अ मीडियम, द पार्टिकल ऑफ द मीडियम स्टार्ट मूविंग। जो ही इस पे गिरा तो क्या करना किया, मूविंग मतलब वाइब्रेशन करना शुरू कर दिया, कह सकते हैं वाइब्रेटिंग द सरफेस ऑफ द मीडियम इन विच ऑल द पार्टिकल लोकेटेड वाइब्रेट इन द सेम फेज। यदि सेम फेज में जो भी पार्टिकल सेम फेज में होंगे, उसका जो सरफेस होगा वो क्या कहलाएगा, उसका वेव फ्रंट। तो कह सकते हैं देन दैट सरफेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट होते कितने टाइप्स के हैं, वेव फ्रंट 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और दूसरा सिलेंड्रिकल, और तीसरा प्लेन वेव फ्रंट। ये तीनों को भी थोड़ा सा समझेंगे, 2 नंबर में पूछा है तो थोड़ा सा
बता देने में क्या जाता है, जगह बचा है, टाइम बचा है, तो थोड़ा सा और चिपकाएंगे। तो ये हो गई हमारी किसकी कहानी, वेव फ्रंट की। चलिए अब इसमें कुछ चीजें ध्यान में रखना है इसमें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी बनना चाहिए ना, क्वेश्चन नहीं छूटना है, 70 में 70 तो लाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। द वेव फ्रंट ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द मीडियम। किसी भी, जैसे मान लीजिए तीन जो अभी बताए, एक हमारा क्या था, स्फेरिकल वेव फ्रंट। यदि पॉइंट सोर्स ये रखा हुआ है तो ये अपने चारों साइड वेव फ्रंट बनाएगा। तो कैसा बनाएगा, एक बल्ब के चारों साइड ऐसा बनता है, तो उसको बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। यदि कोई ट्यूबलाइट है, मतलब लीनियर है हमारा, कोई लाइन सोर्स है, तो उसके कारण कैसा बनेगा, जैसे बल्ब के कारण तो हमारा क्या बन गया, स्फेरिकल बन गया, लेकिन यदि ट्यूबलाइट होता तो उसके कारण कैसा बनेगा हमारा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। और यदि ये दोनों बहादुर बहुत ज्यादा दूर हैं, ठीक है, बहुत 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 दूर है, तो जो वेव फ्रंट बनेगा वो हमारा होगा प्लेन वेव फ्रंट। मतलब लाइंस जो आ रही हैं पैरेलल आ रही हैं, और तो ये हमारा क्या बन रहा है, एक प्लेन जैसा बनेगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये प्लेन वेव फ्रंट, जो तीनों पीछे का नाम दिए हैं। अब पहली बात है, ये लाइट रे कैसे चलती है, ऐसे चलती है, यहां से बल्ब लगा हुआ है तो लाइट रे तो ऐसे चलेगा ना, तो कह सकते हैं वेव फ्रंट ऑलवेज ट्रेवल इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द मीडियम। जैसे देख रहे हैं यहां से आगे की तरफ ये वेव फ्रंट, पहला, दूसरा यहां पहुंचा, तीसरा यहां पहुंचा, तीसरा, लाइट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। अब ये हमारा वेव फ्रंट है और लाइट रे का डायरेक्शन ये है, तो ये हमेशा क्या होगा, इसके ऊपर नॉर्मल होगा। द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेरियस पार्टिकल ऑफ द वेव फ्रंट इज जीरो। अब ये वेव फ्रंट के जो भी पार्टिकल्स हैं, सारे सारे पार्टिकल का फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखिएगा, फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। ओके, दिस वेव फ्रंट्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल डायरेक्शन। ये जो वेव फ्रंट्स होते हैं लाइट के स्पीड से सारे डायरेक्शन में चलते हैं। तो ये 4 पॉइंट यदि याद रखते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काम देगा, पक्का वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहा है, राइट टू इसेंशियल कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस हम लोग जानते हैं दो टाइप के होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, जानते हैं ना, जानते ही होंगे। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक हमारा वेव ये है और दूसरा वेव ये है, ठीक है। यदि कंस्ट्रक्टिव होगा तो इसका A1 इसको मानते हैं, इसको A2 मानते हैं, ये दोनों जुड़ के हमारा क्या बनाएगा, एक बड़ा सा, जो किसके एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, इन दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होगा। एम्पलीट्यूड कैसे निकलता है वो भी आपको पता है। तो ये कंस्ट्रक्टिव की कहानी हुई। और डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा, एक दूसरे से जुड़ के नीलवट्टा सन्नाटा बना देता है, मतलब जीरो कर देता है। तो ये कंस्ट्रक्टिव कहानी, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तो पहली बात, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता क्या है, एट ए पॉइंट ऑफ मीडियम वेयर बोथ दी वेव मीट्स इन द सेम फेज। कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, फेज सेम होना चाहिए, दैट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। इस केस में हमारी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, अब एक बल्ब जला दूसरा बल्ब जला, तो दोनों बल्ब एक ही पॉइंट पे फोकस कर रहा होगा, तो वहां की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके हमको जो पूछा, ये नहीं पूछा है कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हमसे पूछा क्या गया है, क्या पूछा गया भैया, टू एसेंशियल कंडीशन। तो पहला कंडीशन क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज ऑब्टेन व्हेन द पाथ डिफरेंस between the wave is an integral multiple of lambda, that is both the wave front should be superimposed in the same phase। मतलब पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए वेवलेंथ के, ठीक है। कहीं वेवलेंथ लिखे हैं कि नहीं, चलिए ये हमारा क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। दूसरा क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आई की वैल्यू, मतलब इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, शुड बी मैक्सिमम। कंस्ट्रक्टिव होगा तो मैक्सिमम और डिस्ट्रक्टिव होगा तो मिनिमम। डिस्ट्रक्टिव होगा तो जीरो होगा, मतलब मिनिमम ही समझिए। तो इस केस में आई मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2। आप लोग से यदि याद होगा तो यहाँ पे cos फाई नाम का भी एक तत्व लिखा करते थे। तो cos फाई की वैल्यू किसके लिए, मैक्सिमम होने के लिए कितनी चाहिए, +1।
कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए cos फाई की वैल्यू +1, तो ये पूरा टर्म 1 बन गया, तो इसको अलग कर लिए, तो हमारा क्या हो गया, आई मैक्स की वैल्यू I1 + I2 + 2√i1 I2। उम्मीद है ये समझ में आया दो कंडीशन। और यदि कहानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, दो वेव्स सेम फेज में होते हैं तो जाके मिलते हैं तो इंटेंसिटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमारा कैसा, और जो हमारा पार्ट डिफरेंस होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसके, वेव लेंथ के। तो यदि दोनों कंडीशन को फॉलो करता है तो कंस्ट्रक्टिव होगा, नहीं करता है नहीं होगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है राइट ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है। ये लॉ क्या कहता है, एकदम छोटे से शब्दों में यदि 2 नंबर के हिसाब से लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू किसके, टेंजेंट एंगल ऑफ पोलराइजेशन। यदि पोलराइजेशन होता है, ठीक है, तो मतलब क्या है, कोई लाइट रे है, ठीक है, ये ऑर्डिनरी लाइट रे है, ये पोलराइज लाइट रे नहीं है। तो यदि ये लाइट रे आएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होगी, प्लेन पोलराइज लाइट बनेगा, और रिफ्रैक्शन के बाद हमारा क्या बनेगा, पोलराइज लाइट बनेगा, और इस दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। इस कंडीशन को फॉलो कब करेगा, जब म्यू की वैल्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो tan थीटा पी मतलब पोलराइजेशन एंगल मतलब इसके बराबर होगा, तो इसको फॉलो करेगा। तो यही हमारा लॉ कहता है। और क्या कह रहा है, ये लॉ कहता है कि एयर ग्लास के लिए हमारा इसकी एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 57 डिग्री होती है। तो ये फिगर बना दिए, इतना लिख दिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा लंबा लिखने की इच्छा है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इट स्टेट दैट व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल एट द इंटरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ट्रांसपेरेंट मीडियम है क्यों, क्योंकि ये एक साइड एयर है एक साइड ग्लास है, एक ग्लास तो ट्रांसपेरेंट होता है। ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम इज इक्वल टू दी, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, टेंजेंट ऑफ दी पोलराइजिंग एंगल, किसके, पोलराइजिंग एंगल थीटा पी के tan थीटा के बराबर होगा कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू। तो आप चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, लेकिन ये वाले चीज को ध्यान में रखेंगे और फिगर बना देंगे, सफिशियंट है। तो सिंपल सा क्या है, ऑर्डिनरी लाइट रे आया, वो पोलराइज नहीं है, ऑर्डिनरी है मतलब अनपोलराइज लाइट है। जो ही ये रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल पे, तो लाइट जो होगी फुल्ली नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत कमी रह जाती है, तो पोलराइज हो जाएगी, और रिफ्लेक्शन जो होगा वो प्लेन पोलराइज लाइट का होगा। तो अब पोलराइजेशन क्या होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए। देखते हैं आगे क्वेश्चन होगा तो बात करेंगे। तो पोलराइजेशन, पोलराइज लाइट मिलेगा यहां से, तो इसी एंगल जो एंगल होता है tan थीटा वो म्यू के बराबर यदि होगा तो पोलराइज लाइट हमको मिलेगा। यही इनका क्या था, लॉ था। फोर्थ कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ऑलरेडी आप लोग इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पढ़े होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। इंटरफेरेंस के केस में हमारे पास 2 सोर्सेस होते हैं, जबकि हमारे डिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, सिंगल सोर्स होता है। इंटरफेरेंस में भी हमारा क्या होता है, एक बार कंस्ट्रक्टिव ये दोनों जुड़ गए तो ये वाला बना है कंस्ट्रक्टिव, और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या हमारा है, ये और ये एक दूसरे के उल्टे हैं, फेज डिफरेंस दोनों का अलग अलग है, तो जिसकी वजह से ये हमारा क्या बना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना। तो इसी चीज को हम लोग आगे देखेंगे, इसमें सिंगल सोर्स है इसमें डबल सोर्स है। चलिए पहला क्या रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड बाय 2 कोहेरेंट सोर्सेस। देखिए 2 कोहेरेंट सोर्सेस हैं, एक ये, लेकिन इसकी बात करें डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड बाय सिंगल सोर्स। तो सिंगल सोर्स किधर है भैया, देखो ये हमारा सिंगल सोर्स है। दूसरा क्या है, इंटरफेरेंस इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेवलेट्स ऑफ डिफरेंट वेव फ्रंट्स। हमारे सोर्स क्या है, अलग अलग, तो अलग अलग बहादुर, यहाँ पे एक ये डिफरेंट अलग अलग लोगों से आके बना है। सुपरपोजिशन होने के कारण, सुपरपोजिशन समझ रहे हैं क्या होता है सुपरपोजिशन, एक के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का भी सुपरपोजिशन होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का भी होता है, पढ़े होइएगा। तो
किसके कारण? इंटरफेरेंस इज ड्यू टू किसके कारण? सुपरपोजिशन ऑफ वेवलेट्स ऑफ डिफरेंट वेव फ्रंट्स। अलग अलग वेव फ्रंट का, एक ये वाले वेव फ्रंट का और एक ये वाला वेव फ्रंट है, ये दो लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं यहाँ पे आके सुपरपोजिशन हो रहा है। जबकि इस केस में क्या है? डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेवलेट्स ऑफ सेम वेव फ्रंट। सोर्स ही एक है तो अलग अलग कहां से आएगा? तीसरा, ऑल फ्रिंज आर ऑफ सेम विड्थ, मतलब फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है, ब्राइट डार्क, ये जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है? इसमें लगभग सबकी सेम होती है। एग्जैक्ट तो होती नहीं है लेकिन कह सकते हैं कंप्लीटली सेम होती है। लेकिन इस केस में क्या होता है? ऑल सेकेंडरी फ्रिंज आर ऑफ सेम ब्रेथ बट द सेंट्रल मैक्सिमा इज ऑफ डबल ऑफ द ब्रेथ। सेंट्रल जो होता है वो डबल होता है, फिगर में दिख रहा होगा। सेकेंडरी वाला क्या है? सेम है, लेकिन सेंट्रल जो है वो मैक्सिमा क्या है? इसके लगभग डबल रहता है। फिगर से साफ एक्सपेक्ट है कि आपको ज्यादा क्लियर हो रहा हो यदि फिगर साफ साफ दिख रहा होगा तो। और इसमें क्या? ऑल फ्रिंज आर ऑफ सेम इंटेंसिटी। इसमें जो भी फ्रिंज बन रहे हैं देख रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी ब्लैक जितनी उतनी ये भी ब्लैक है, उतनी ये भी ब्लैक है, और ये जितना ब्राइट है उतना ही ये भी ब्राइट होगा, ये भी उतना ही ब्राइट होगा। लेकिन इसमें क्या है? इंटेंसिटी डिक्रीजेज। इंटेंसिटी डिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है? डिक्रीज करता है। यहाँ देखिए इसकी इंटेंसिटी हाई, इसकी थोड़ी कम, इसकी थोड़ी कम, यहाँ भी दिख रहा है थोड़ी कम गई, ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है, तो बीच में जो है वो ज्यादा चमकेगा और किनारे वाले धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे? उनकी ब्राइटनेस या इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये हमने 2 नंबर के अंदर 4 डिफरेंसेस लिखे हैं। समझ में आया? चलिए, आना तो चाहिए। सिक्स क्या रहा है? राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस। ये 2014 के अंदर 1 मार्क्स का पूछा गया है। तो 1 मार्क्स में हमको पूछा गया तो सीधे इक्वेशन हमको लिख देना है। चाहे डार्क का विड्थ की बात करें या ब्राइट की बात करें, डार्क की बात करें चाहे ब्राइट की बात करें, दोनों की क्या होती है? सेम वैल्यू होती है, कैपिटल जी इंटू वेवलेंथ डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। तो ये आप याद रखोगे। जैसे आप इतना लिखे तो आपको ये भी क्लियर कर दोगे तो ज्यादा अच्छा है कि कैपिटल डी क्या है, लेमडा क्या है या स्मॉल डी क्या है। स्मॉल डी क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स, जो हमारे स्लिट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस। और कैपिटल डी क्या होते हैं? डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन। जैसे ये हमारा स्लिट हो गया और ये हमारा ये स्क्रीन हो गया, ये स्लिट हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? कैपिटल डी। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी। और लेमडा क्या हमारा? वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इमिटेड फ्रॉम द सोर्स। और ये जो लाइट सोर्स है, ठीक है, दोनों का मेन सोर्स तो एक ही है तो दोनों का वेवलेंथ सेम होगा, तो इसका वेवलेंथ हमारा ये है। तो 1 नंबर तो क्या लगता है इतना लिखने के बाद 1 नंबर नहीं मिलता? मिली ना? तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो फिलहाल आपको 1 नंबर के लिए चलिए फ्रिंज विड्थ की तो बात ही की। जैसे देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा फ्रिंज विड्थ होता है। जैसे ये व्हाइट वाला जो दिख रहा है एकदम चमकता हुआ, ये इसका विड्थ है। ये दूसरा वाला जो यहाँ से लेकर जहां तक चलते हैं, ये विड्थ इसका हो गया। ये डार्क वाले का विड्थ हो गया, ये फिर से व्हाइट वाले का हो गया, ये वापस से किसका? डार्क वाला। तो इसी को फ्रिंज विड्थ कहा जाता है। ब्राइट डार्क ऐसे ही पूरा बना हुआ रहता है। नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज पोलराइड, राइट इट्स यूज। पोलराइड्स क्या होते हैं और इसका यूज क्या है? यूज क्या है? अच्छा, यूज क्या है? तो पोलराइड्स क्या होते हैं? इनका यूज होता है प्रोड्यूस द प्लेन पोलराइज लाइट। जैसे हमारे पास यहां से 3 लाइट्स गए, ये सिर्फ एक को आने दे रहा है, रेड वाले को, तो एक सिंगल को अलाउ कर रहा है, बाकी वो क्या कर रहा है? रोक दे रहा है। तो ये कौन करता है? पोलराइड्स करते हैं। यहाँ केस में ग्रीन को अलाउ कर रहा है, बाकी सबको क्या कर दिया? रोक दिया। यहाँ किसको अलाउ कर रहा है? रेड को कर रहा है और ग्रीन को कर रहा है। जबकि इस केस में ब्लू वाले को रोक दिया, बाकी दो को जाने दे रहा है। तो कह सकते हैं ये डिवाइस है जिसका यूज किसके लिए किया जाता है? प्लेन पोलराइज लाइट को प्राप्त करने के लिए। लाइट कैन बी पोलराइज्ड बाय ट्रांसमिटिंग थ्रू ए सर्टेन क्रिस्टल। लाइट को पोलराइजेशन करना तो कुछ क्रिस्टल, एक सर्टेन क्रिस्टल से पास करवाना पड़ेगा। तो वो क्रिस्टल क्या कहलाते हैं? पोलराइड्स कहलाते हैं, या उसी को बोलाता है टर्मलीन। ओके, अब इसके यूज की बात करें, जो यूज कहा जाता है पोलराइड सन ग्लासेस, जो हम धूप का चश्मा होता है उसमें यूज करते हैं, पोलराइड फिल्टर में यूज करते हैं, हेडलाइट ऑफ
ऑटोमोबाइल के अंदर 3D मोशन पिक्चर कभी देखे होगे, एक साइड से ग्रीन रेड, एक साइड से शायद ग्रीन रहता है। ओके, तो उसको लगाते हैं तब जाके हमको दिखता है फिल्म में क्या चल रहा है। ठीक है, और विंडशील्ड इन ऑटोमोबाइल, इन सब जगहों पे इसको यूज करते हैं। आप 5 आपको हमने दिया, 2 नंबर में है, चिपका दीजिए जो भी आपको इच्छा हो जितनी चिपकाने की। क्या कह रहा है, इवेल्यूट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ लाइट रे फॉल ऑन ए ग्लास प्लेट एट पोलराइजेशन एंगल इतना। चलिए एक ग्लास प्लेट ले लिए जिसमें हमको म्यू जी इज इक्वल टू कितना दिया है, 3/2। एक लाइट रे आया ऐसे, ओके, रिफ्रैक्शन होगा ऐसे जाएगा, ये एंगल मान लिया आई है, और ये मान लियो रिफ्रैक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन होता तो ये भी हमारा किसके बराबर होता, आई के ही। और हम लोग जानते हैं ब्रूस्टर के नियम से ये एंगल कितने का होता है, 90 का। तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल 90 है तो ये आई है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई। कौन सा एंगल, ये वाला जो एंगल है ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस आई। ओके, यदि ये 90 माइनस आई है और इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो ये 90 माइनस आई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई। और जान रहे हैं हम इस दोनों के बीच का एंगल कितने का, 90 का, और ये हमारा क्या है, आर है। तो लिख सकते हैं आर प्लस आई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो लिख सकते हैं यहां से एंगल आई प्लस आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमको आर निकालना है ना, तो आई बराबर हम लिख लेते हैं 90 माइनस आर। चलिए लगाते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के हिसाब से क्या कहेंगे, चलिए मान लीजिए इसको μ1 और इसको μ2। तो μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर। अब यहां से थोड़ा दाया बाया कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। तो यहां से μ2 बाई μ1 इक्वल्स टू कितना, म्यू के, और साइन आई बराबर लिख सकते हैं साइन 90 माइनस आर डिवाइडेड बाई साइन आर। अब यहां से और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं साइन 90 बराबर कॉस आर डिवाइडेड बाई साइन आर। ये हमारा हो गया 1/10 आर। ठीक है, और ये हमारा म्यू की वैल्यू कितनी दे के रखा है, 3/2। तो यहां से यदि हम बात करें तो 10 आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3। तो आर इक्वल्स टू कितना, 10 इनवर्स 2/3, और ये एंगल अप्रोक्स हो जाएगा हमारा 32 डिग्री 49 मिनट। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, ये तो जब दिया था 2011 में तब महान थे देने वाले। या तो गिवन डाटा में देना चाहिए इसको कि भैया 2/10 इनवर्स 2/3 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो आराम से अपन निकाल लेते। और ऐसे भी देख सकते हैं 1045 पे हमारा कितना होता है, 1 होता है। ये 1 से 2/3 1 से छोटा है, तो स्वाभाविक 45 से कम ही होगा, लेकिन कितना होगा ये पता नहीं क्या सोच के दिए हुए। चलिए इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। 10 इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू होता है 33.69। ये कैसे लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू 33.69, ओके 69 डिग्री। इतना भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मजा आया तो कमेंट करके बताइए।
और अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अब कितना दिन, 1.5 महीना बचा हुआ है। जितना अच्छे से पढ़ेंगे और सीरियसली लीजिए 2 मार्क्स वाले को भी, क्योंकि इससे भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे आपके। ऑब्जेक्टिव बनेगा, 2 नंबर से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ऑब्जेक्टिव से 2 नंबर भी बन सकता है, इसलिए सबको थोड़ा सीरियस लेना है, क्योंकि आपको हम डिटेल में बता रहे हैं। ओके, थैंक यू।